नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दोस्त राम रघुवंशी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर। जैसा कि साथियों आप थंबनेल से जान ही चुके होंगे, हम पढ़ने वाले हैं रीट एंड HTET 2024 में जो हमारा पर्यावरण अध्ययन दे रखा है, उस पर्यावरण अध्ययन का पहला चैप्टर भोजन को लेकर, जिसमें हम पढ़ेंगे भोजन की पहले थ्योरी और उसी थ्योरी के साथ साथ हम पढ़ने वाले हैं 2016 से 2023 तक के प्रश्न के बारे में। देखेंगे कि जो अभी तक प्रश्न आ गए हैं, हो सकता है वही प्रश्न आगे वाली एग्जाम में आपके लिए आ जाए। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास की शुरुआत में सबसे पहले आप लोगों के लिए आज का मोटिवेशनल थॉट, जो कहता है, जो रातों को कोशिशों में गवा देते हैं वही सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं। बिल्कुल सही बात है। जो मेहनत करता है सफलता उसे जरूर मिलती है। इसीलिए गीता में भी कहा गया है, कर्म करते रहो, सफलता की चिंता मत करो या फल की चिंता मत करो। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारी पहली स्लाइड से, जो कि पहली स्लाइड दे रखी है भोजन को लेकर। ये जो आपके सामने फोटो दे रखा है, इस फोटो को देखकर आपके मुंह में पानी नहीं आना चाहिए, और यदि आता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यही जो है हमारे शरीर में वृद्धि और विकास करता है दोस्त। ठीक, तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम वही पढ़ेंगे कि भोजन हमारे लिए क्यों जरूरी है, भोजन से हमारे शरीर में क्या क्या प्राप्त होता है, उन सभी चीजों की बात करेंगे दोस्त। तो चलिए चलते हैं पहली स्लाइड पर, और पहली स्लाइड में दे रखा है भोजन, भोजन की आवश्यकता और भोजन के घटक, कि भोजन से हमारे शरीर में क्या क्या प्राप्त होता है। तो सबसे पहले भोजन की यदि अपन बात करें, तो भोजन जो है एक हमारे शरीर के लिए एक मूलभूत इकाई है दोस्त। कैसी इकाई है? कि मूलभूत इकाई है। सर, मूलभूत इकाई का मतलब क्या होता है? कि इसके बिना यदि देखा जाए तो हमारे शरीर का वृद्धि एवं विकास नहीं हो सकता। तो इसमें कहा गया है कि भोजन के माध्यम से शरीर को आवश्यक पोषक तत्वों की क्या होती है दोस्त? प्राप्ति होती है। जिससे कहीं ना कहीं देखा जाए प्यारे बच्चों, तो क्या होता है? जिससे शरीर की वृद्धि एवं शरीर पुष्ट व कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होती है। बिल्कुल सही बात है कि बिना ऊर्जा के हम कुछ कर ही नहीं सकते, और वह ऊर्जा हमें प्राप्त कहां से होती है? भोजन से। वहीं यदि हम बात करें कि भोजन जो है और क्या करता है हमारे लिए, तो भोजन जो है क्षतिग्रस्त कोशिका, ये जो आपके सामने बिल्कुल दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो दे रखा है क्या, कि जो भोजन जो है वो क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को क्या करता है? क्षतिग्रस्त कोशिका एवं ऊतकों का पुनर्निर्माण करता है, तथा उन पदार्थों का निर्माण भी करता है जो वृद्धि व प्रजनन के लिए क्या है? आवश्यक है। तो यहाँ पर वृद्धि एवं प्रजनन के लिए भी आवश्यक है, यहाँ तक कि इनमें भी आवश्यक है क्या? भोजन। ठीक, तो सबसे पहली बात आपके सामने ये सारी चीज आई, उसमें मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर देता हूँ भैया। वो चीज क्या है जरा देखिए, कि यदि अपन बात करें यहाँ पे ऊर्जा को लेकर, किसको लेकर बात करें प्यारे बच्चों? ऊर्जा को लेकर यदि बात करें, तो आप सभी बच्चों को एक बात पता होगी कि जो ऊर्जा है, तो इसके बारे में पूछा जाता है बहुत बार कि ऊर्जा का नियम। ठीक, तो ऊर्जा का जो नियम दिया गया था, यह दिया गया था किसके द्वारा? लिंडमैन के द्वारा दिया गया था, लिंडमैन के द्वारा। ठीक, एक प्रश्न ये आता है कि जो ऊर्जा है वो क्या है? तो ऊर्जा की यदि अपन बात करते हैं, ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत जो होता है, मुख्य स्रोत, तो हर एक बच्चों को पता होता होगा ये कि ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है प्यारे बच्चों सूर्य। क्या होता है? सूर्य। ठीक, वहीं यदि अपन बात करें तो ऊर्जा जो है, इसे ऊर्जा को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, नष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, ठीक, वहीं यदि बात करें कि ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता, वहीं इसका निर्माण नहीं किया जा सकता। यानी कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि केवल ऊर्जा का क्या होता है प्यारे बच्चों? कि ऊर्जा जो होती है इसका रूपांतरण होता है। ऊर्जा का क्या होता है? यहाँ पे रूपांतरण होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं, हम हमारी अगली स्लाइड पर चलते हैं, इंक को हटा देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोजन, अब बात करें भोजन के बारे में, तो भोजन का यहाँ पर वर्गीकरण दे रखा है कि भोजन का वर्गीकरण जो किया गया है वो किस आधार पर किया गया है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर कार्य के अनुसार यदि देखा जाए तो भोजन जो है इसको हम कितनी भागों में बांट सकते हैं? 3 वर्गों में बांट सकते हैं। कौन कौन से 3 वर्ग सर? तो सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ, दूसरा जो है शरीर का निर्माण करने वाले भोज्य पदार्थ, और वही तीसरी यदि अपन बात करें तो सुरक्षा खाद्य पदार्थ। यानी कि 3 प्रकार से हम भोजन का वर्गीकरण करते हैं, जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है, जिनसे हमारे शरीर का निर्माण होता है, और वहीं तीसरी बात यदि देखा जाए तो जिनसे क्या होता है प्यारे बच्चों? जिनसे देखा जाए तो हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान होती है। ठीक, तो चलिए आइए हम चर्चा करते हैं इसी के आगे।
सबसे पहले ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ। तो ऊर्जा प्रदान हमें किन किन भोजन से या किस किस भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, तो उनकी बात करते हैं। तो इनमें यदि देखा जाए तो अनाज शामिल है, इनमें देखा जाए तो शर्करा है, इनमें है वसा, घी, वहीं यदि देखा जाए तो तेल, वहीं देखा जाए तो गुड़। उसके बाद ये सारी चीजें जो है हमसे, इनसे हमें क्या प्राप्त होती है भैया, इनसे ऊर्जा प्राप्त होती है। और इन सभी में प्यारे बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है कि इन सभी से हमें प्राप्त होता है क्या, कार्बोहाइड्रेट। वहीं कार्बोहाइड्रेट की यदि अपन बात करें तो कार्बोहाइड्रेट तीन चीजों के मिलने से बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वहीं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो 1:2:1 के अनुपात में होता है। ठीक है, जैसे यहां पर मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, ये अगली स्लाइड पर लिख दूंगा मैं आपको लोग, ये ली, इसमें है 1, 2 और ये 1, तो ये इसके अनुपात में रहता है, ये 1:2:1। तो इसका सूत्र भी यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए तो C6H12O6 रहता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए इसको हम रफ कर देते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं ना। अब ऊर्जा प्रदान करने के बाद यदि हम बात करें आगे, दूसरा जो आता है वो है शरीर का निर्माण करने वाले भोज्य पदार्थ। अब शरीर का निर्माण करने वाले भोज्य पदार्थ में कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो इनमें आती है फलीदार सब्जियां आती है, वहीं दूध आता है, अंडा, मांस, मछली, दालें, सोयाबीन, इन सभी को शामिल किया जाता है। और इन सभी में प्यारे बच्चों यदि देखा जाए तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो आती है भैया ये वाली चीज जो आपके सामने दे रखी है। क्या दे रखी है भैया, प्रोटीन। कि सबसे ज्यादा इनमें सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है, प्रोटीन होता है। और ये क्या करता है, तो ये नए ऊतक का निर्माण करता है। ठीक, वहीं आपसे कभी पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक मात्रा में जो प्रोटीन मिलता है वो किसमें मिलता है, तो सबसे ज्यादा प्रोटीन मिलता है प्यारे बच्चों किसमें, सोयाबीन में। तो एग्जाम में बहुत बार कभी कभी पूछा जाता है कि प्रचुर मात्रा में प्रोटीन किसमें होता है, तो प्रचुर मात्रा में जो प्रोटीन होता है वो किसमें होता है प्यारे बच्चों, सोयाबीन में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे है सुरक्षा प्रदायक खाद्य पदार्थ। सर सुरक्षा प्रदायक खाद्य पदार्थ का मतलब क्या होता है, सुरक्षा प्रदायक खाद्य पदार्थ का मतलब होता है ऐसे खाद्य पदार्थ जिनसे यदि देखा जाए तो हमारे शरीर के अंदर सुरक्षा प्राप्त होती है। तो इनकी यदि बात करते हैं हरी पत्तीदार सब्जियां, वहीं फल, आंवले, अमरूद और खट्टे फल। ज्यादातर जो खट्टे फल होते हैं इनसे हमारे शरीर के अंदर सुरक्षा प्राप्त की जाती है दोस्त। और ये कौन सी क्रिया में भाग लेते हैं, तो ये उपापचय की क्रिया में भाग लेते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि उपापचय की क्रिया में कौन से भोज्य पदार्थ शामिल होते हैं, तो इनमें सुरक्षा प्रदायक खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं। ठीक, और एक चीज आप लोगों को बता दूं मैं यहाँ पे कि जो खट्टे फल होते हैं, कौन से फल होते हैं, जो खट्टे फल, इन खट्टे फल में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो खट्टे फल में अधिकतर मात्रा में जो विटामिन होता है बेटा वो होता है विटामिन सी। कौन सा विटामिन होता है, विटामिन सी होता है। हालांकि जो विटामिन सी जो है इसके बारे में पूछा जाता है कि ये जल में घुलनशील है या नहीं है, तो विटामिन सी जो है वो जल में घुलनशील है बेटा, जल में क्या होता है, ये घुलनशील है। ठीक, ये पूछ लिया जाता है कभी कभी कि घुलनशील है या नहीं है, तो ये जल में घुलनशील है। ठीक है, चलिए जल में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। अब सुरक्षा प्रदायक के बाद यदि देखा जाए तो हम बात करते हैं सब्जियों को लेकर। किसको लेकर, कि हम खाने के रूप में, खाने के साथ साथ सब्जियों का भी इस्तेमाल करते हैं। तो उन सब्जियों में हम कौन सी सब्जी का इस्तेमाल करते हैं, असर कौन सी का मतलब कि ये पौधे के कौन से भाग का हम प्रयोग करते हैं, तो उन आधार पर देखें तो पौधे के कुछ भाग जैसे जड़, तना, पत्ती तथा फल, इनको यदि देखा जाए तो भैया इनको क्या बोलते हैं, हम इनको सब्जी कहते हैं। और सही बात है, कुछ सब्जियां जो होती है इन कुछ सब्जियों को हम कच्चा खाते हैं तथा कुछ सब्जियों को हम कैसे खाते हैं, पकाकर खाते हैं। अब कच्चा खाते हैं और पकाकर खाते हैं, तो इनमें क्या क्या चीजें हैं, तो देखिए अब जैसे कि जो कुछ सब्जियां होती है उन सब्जियों में यदि हम बात करें तो जैसे आपके सामने यहाँ पर दे रखा है प्यारे बच्चों क्या, जड़। तो जड़ के रूप में सब्जियां, अब जड़ के रूप में सब्जियां कौन कौन सी होती है, गाजर, मूली और शकरकंद। कभी कभी इनके बारे में एग्जाम में ऐसा प्रश्न भी आता है कि ये क्या है, तो ये जड़ के रूप में है। ठीक, दूसरा आपके सामने दे रखा है, दूसरा आपके सामने क्या दे रखा भैया, तो दूसरा आपके सामने दे रखा है पत्ती के रूप में। किसके रूप में, पत्ती के रूप में जो सब्जियां होती है वो है क्या क्या, एक तो पालक और एक मेथी। ये आपके सामने पालक और एक और चीज आगे दे रखी भैया क्या, मेथी। अगली सब्जी के रूप में देखें, तने के रूप में जो सब्जियां होती है वो कौन कौन सी, एक तो पत्ता गोभी दे रखी है और एक आगे दे रखी है फूल गोभी दे रखी है। आगे यदि देखा जाए तो आपके सामने यहां पर दे रखा है क्या,
फल के रूप में जो सब्जियां होती है, कि फल के रूप में जो होती है वो कौन कौन सी, जीरा है, लौकी है, सीताफल है, टमाटर है, बैंगन है, भिंडी है, ये किसके रूप में होती है, फल के रूप में होती है दोस्त। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम बात करते हैं पोषक तत्व। पोषक तत्व की यदि अपन बात करें तो पोषक तत्व मतलब क्या, जिनसे हमारे शरीर के अंदर यदि हम बात करें तो हमारे शरीर के अंतर्गत कुछ ऐसे पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, ये और एक और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, न्यूक्लिक अम्ल, ये चीज जिनसे प्राप्त होती है भैया उन्हें हम बोलते हैं पोषक तत्व, जिनसे हमारे शरीर का पोषण होता है। ठीक, तो आवश्यकता के आधार पर यदि देखा जाए तो यहाँ पर पोषक तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है, तो आवश्यकता के आधार पर पोषक तत्वों को 2 भागों में बांटा गया है। अब यहाँ पर 2 भाग कौन कौन से हैं, तो 2 भाग में एक तो हो जाएगा सूक्ष्म पोषक तत्व और एक आ जाएगा वृहद पोषक तत्व। सो सूक्ष्म पोषक तत्व मतलब जिनका हमारे शरीर में कम मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे विटामिन, खनिज लवण, जल, ये कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, बल्कि वृहद पोषक तत्वों में जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, इनके हमारे शरीर में बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होती है, आवश्यकता होती है। जैसे कि अब हम बात करें एक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, ट्रोफोलॉजी। ट्रोफोलॉजी क्या है, तो जो पोषक तत्वों का अध्ययन है उस पोषक तत्वों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ट्रोफोलॉजी कहते हैं। अभी इससे पहले वाली स्लाइड में एक चीज बताई थी आपको सब्जी के बारे में, तो उससे संबंधित आप लोगों को क्वेश्चन याद रखना है क्या, कि जो सब्जी है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें सब्जी का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें सब्जियों का अध्ययन किया जाता है प्यारे बच्चों, उसे ओलेरी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, ओलेरी कल्चर कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है, ओलेरी कल्चर। चलिए ये याद रखिएगा सभी बच्चे ये। चलिए आगे, मानव शरीर के लिए अपन बात करें तो कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो मानव शरीर के लिए प्यारे बच्चों 7 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। वही जबकि पेड़ पौधे के लिए कितने प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो पेड़ पौधे के लिए यदि हम बात करें तो 17 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि किसके लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो प्यारे बच्चे याद रखिएगा कि मानव शरीर के लिए 7 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, बल्कि पौधे के लिए कितने प्रकार के तत्वों की आवश्यकता होती है, तो 17। चलिए आगे यदि अपन बात करें विटामिन, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिनसे प्रश्न पूछा ही जाता है, तो उनकी बात करें हम, यहां पर सबसे पहले दे रखा क्या, विटामिन। तो विटामिन को मानव शरीर का राज्य संरक्षात्मक खाद्य मंत्री कहा गया। यह पूछा जाता है कि विटामिन्स को मानव शरीर का क्या कहा जाता है, तो रक्षात्मक खाद्य मंत्री भी कहा जाता है। वहीं विटामिन्स की खोज को लेकर बात करें तो विटामिन्स की खोज कब हुई थी, 1912 में। किसके द्वारा की गई थी, तो हॉपकिंस नामक जो वैज्ञानिक थे उनके द्वारा की गई थी। बल्कि एक चीज यहां पर पूछा जाता है कि इसका नामकरण किसने किया, बल्कि ये शब्द किसने दिया, तो ये शब्द दिया फंक ने। तो विटामिन की खोज हॉपकिंस के द्वारा की गई थी, बल्कि इसका शब्द जो नाम दिया था किसके द्वारा, फंक के द्वारा। अब मानव शरीर के लिए यदि अपन बात करें तो कितने प्रकार के विटामिन की आवश्यकता होती है, लगभग 13 प्रकार के विटामिन की आवश्यकता होती है दोस्त। अब वो 13 प्रकार के विटामिन में कुछ विटामिन जैसे कि आपके सामने ए, बी, सी, डी, ई, के, और कुछ बी समूह के जैसे विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12, ये सारे विटामिन जो है जिनके हमारे शरीर में क्या होती है, आवश्यकता होती है दोस्तों। तो सबसे पहले यदि यहाँ पर एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाता है वो एग्जाम में प्रश्न ये है कि कौन कौन से विटामिन जो है वो वसा में घुलनशील है, तो इसमें है ए, डी, ई, के। और इनको याद रखने के लिए एक सिंपल सा फंडा आप लोगों को बता रहा हूं, जो सिंपल सा फंडा आप लोगों को याद रखना है, कीड़ा। ये कीड़ा जैसे कि आप इंग्लिश में लिखते हैं और इसको हिंदी में लिखते हैं तो ऐसे ही लिखेंगे, तो उल्टे यदि पढ़ेंगे तो कीड़ा पड़ाएगा। तो कीड़ा जो है ये किसमें घुलनशील है भैया, वसा में घुलनशील है। ठीक, और वही यदि जल की बात करें तो जल में घुलनशील कौन से हैं, तो ये है सी और बी। मतलब कि एक बात आपने सुना होगा बी सी, बी सी का मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर भैंस से आप याद रख सकते हैं इसको इस टाइप से। तो ये इस टाइप से याद रखने के लिए बता रहा हूं आपको। तो यहाँ पर भैंस से का मतलब यहाँ भा से आ जाएगा बी और सा से आ जाएगा सी। तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों जो है सी और एक और क्या है बी, ये दोनों किस में घुलनशील है भैया, तो जल में घुलनशील है। ठीक, अब इसके आगे बात करते हैं कि इनके रासायनिक नाम क्या है, इनकी कमी से कौन से रोग होते हैं, और इनकी कमी को दूर करने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, और हमारे खाने में ऐसी कौन सी चीजें शामिल करें जिनसे इनको दूर किया जा सकता है। तो चलिए आइए अगली स्लाइड पर पहुंचते हैं। आपके सामने कुछ विटामिन दे रखे हैं, उन विटामिन के रासायनिक नाम दे रखे हैं, और रासायनिक नाम के साथ साथ उनसे होने वाली जो कमी है
ठीक, इनकी कमी से कौन से रोग होते हैं उनके बारे में भी दे रखा है। तो आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले विटामिन ए भैया। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है, उस विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है भैया वो क्या है? तो रेटिनॉल है। क्या है प्यारे बच्चों? रेटिनॉल। ठीक, रेटिनॉल। इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो इसकी कमी से होने वाला रोग रतौंधी है। वहीं सर्वाधिक मात्रा में किससे इसको पूरा किया जा सकता है? तो इसको पूरा किया जा सकता है गाजर से, और मछली के यकृत के तेल से, पपीता से, केले से, आम से। इन चीजों का यदि सेवन किया जाए तो रतौंधी रोग को दूर किया जा सकता है। अब आपके दिमाग में यही आ रहा होगा भैया कि ये रतौंधी क्या है? तो रतौंधी की यदि अपन बात करें सर, तो रतौंधी से कहीं ना कहीं रात्रि में जो देखने में जो है वो आंसू आते हैं। ठीक, तो यदि रात में यदि किसी चीज को देखा जाता है तो इससे कहीं ना कहीं क्या निकलता है भैया? रतौंधी रोग जिस भी व्यक्ति को हो जाता है तो उसको आंसू आते हैं। रतौंधी के हो जाने से आंख से क्या निकलते हैं भैया? आंसू निकलते हैं। ये एक रतौंधी जो रोग होता है उसकी एक विशेषता है। ठीक, अगला है विटामिन बी। तो विटामिन बी जो है इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। विटामिन बी के बारे में क्या सुना होगा कि इसका वैज्ञानिक नाम यानी कि रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। अब बेरी जो रोग होता है ये बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा। तो इस रोग में होता क्या है? तो इस रोग में जो है दोस्तों भूख नहीं लगती है। पहली चीज क्या नहीं लगती? भूख नहीं लगती। अब सीधी सी बात है, भूख नहीं लगेगी तो शरीर जो है, इस शरीर का क्या नहीं होगा भैया? शरीर का विकास नहीं होगा। ठीक है, तो शरीर का विकास नहीं होता है। इनको दूर किससे किया जा सकता है? तो इनको दूर किया जा सकता है अनाजों के छिलके से, मटर से और सेम की फली से। इन चीजों से इनको क्या किया जा सकता है? दूर किया जा सकता है। अगला है विटामिन सी। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। अब एस्कॉर्बिक अम्ल से या इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है? स्कर्वी। अब स्कर्वी जिसको हो जाता है, इसमें होता क्या है? तो इसमें जो एक बात आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो मसूड़ा होता है उस मसूड़ों से खून आने लगता है। मसूड़ों से रक्त आने लगे। जिस भी व्यक्ति को ये रोग होता है यानी कि स्कर्वी रोग होता है, उसके मसूड़े से क्या आता है भैया? रक्त आता है। और इनको दूर किससे किया जा सकता है? तो इनको दूर किया जा सकता है खट्टे पदार्थ से। अब खट्टे पदार्थ में कौन कौन सी चीजें शामिल है? जैसे आंवला है, कच्चा आम है, टमाटर है। इन चीजों से इसको दूर किया जा सकता है। अगला विटामिन आपके सामने क्या है? विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। पूछा जाता है एग्जाम में ये। तो इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एक तो रिकेट्स है और एक कौन सा है? ओस्टिमलेशिया। अब इसमें भी बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है सर रिकेट्स किस में होता है और ओस्टियोमलेशिया क्या है? तो ये जो रिकेट्स रोग है ये प्यारे बच्चों क्या होता है? ये केवल बच्चों में होता है। किसमें होता है? ये बच्चों में होता है। अब सर बच्चों में तो आपने बता दिया होता है ये। अब बच्चों में क्या होता है इसके अंतर्गत? तो इसमें क्या है कि बच्चे के जो हाथ पांव होते हैं रिकेट्स के दौरान, हाथ और पांव ये दुबले पड़ जाते हैं। हाथ पांव कैसे हो जाते हैं भैया? इसमें दुबले हो जाते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और ओस्टोमलेशिया में क्या होता है? तो ओस्टोमलेशिया में हड्डियां कमजोर हो जाती है। हड्डियां जो है ध्यान रखना है, हड्डियां कैसी पड़ जाती है भैया? इसमें कमजोर पड़ जाती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इनको किससे प्राप्त किया जाता है? तो सूर्य के प्रकाश से, और वहीं मछली के यकृत के तेल से भी इनको प्राप्त किया जाता है। अगला विटामिन है विटामिन ई, जिसे बोलते हैं टेकोफेरॉल। अभी तक सबसे ज्यादा बार पूछा गया जो प्रश्न है वो यही है कि किसे सुंदरता का विटामिन कहते हैं? सुंदरता का विटामिन किसका विटामिन भैया? सुंदरता का विटामिन किसे कहते हैं? तो उसे बोलते हैं विटामिन ई। अब इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है बांझपन। कौन सा रोग होता है? बांझपन। अब इसी को जो है एक और नाम से जानते हैं सुंदरता के साथ साथ जनन विटामिन। कि जनन विटामिन किसको कहा जाता है? तो दोस्तों वो कहा जाता है विटामिन ए को, सॉरी ई को। अब इसकी कमी को दूर किससे किया जाता है? तो सोयाबीन से, अंडे से, दूध से और मांस से। अब यहाँ पर एक चीज आपके सामने विटामिन के। विटामिन के की यदि अपन बात करते हैं, इसको बोलते हैं, इसके रासायनिक नाम नेप्थोक्विनोन या फिलोक्विनोन। अब इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है हेमरेज। कौन सा रोग होता है? हेमरेज होता है। अब जिस भी व्यक्ति को हेमरेज होता है उसमें क्या होता है? तो रक्त का थक्का नहीं बनता। क्या नहीं बनता भैया? रक्त का थक्का नहीं बनता है। अब रक्त का थक्का नहीं बनता तो इसको दूर किससे किया जा सकता है? तो इसको दूर किया जा सकता है जो हरी पत्तेदार जो सब्जियां हैं इनको खाने से इस चीज को दूर की जा सकती है भैया। ठीक, तो ये जो आपके सामने स्लाइड दे रखी है इस स्लाइड का एक स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि ये जो है आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हर एग्जाम में पूछी जाती है ये। ठीक, चलिए अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं भैया।
चलिए, अब आपके सामने जितनी हमने चीजें पढ़ी है उन्हीं चीजों में से आपके सामने कुछ प्रश्न दे रहा हूं, उन प्रश्नों के आप आंसर बताइए और फिर हम आगे की और प्रश्नों के आंसर बताइए, फिर हम अगली चीज पढ़ेंगे अगली क्लास में। लेकिन उससे पहले कुछ प्रश्न आपके सामने हैं। चलिए, सबसे पहले आपके सामने दे रखा है क्या, निम्न में से कौन सी खुराक प्रोटीन में आधिक्य नहीं है। ठीक, अब कहने का मतलब यह है आप लोगों के सामने कि कौन सी चीज है जिसमें कि प्रोटीन ज्यादा मात्रा में नहीं पाया जाता। पनीर में नहीं पाया जाता, दाल में नहीं पाया जाता, मांस में नहीं पाया जाता, शुद्ध घी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों शुद्ध घी। क्यों हो जाएगा शुद्ध घी? क्योंकि घी में जो है प्यारे बच्चों इसमें मिलती है वसा। क्या मिलती है? वसा। बाकी पनीर, दाल, मांस, इनसे क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन। चलिए, रेशम की रासायनिक प्रकृति है, रेशम की जो रासायनिक प्रकृति है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट, वसा। कार्बोहाइड्रेट है कि वसा है कि प्रोटीन है कि वसी अम्ल है? बताइए क्या है, रेशम की प्रकृति क्या है? तो इसकी जो प्रकृति है प्यारे बच्चों वो याद रखिएगा सभी बच्चे, इसकी प्रकृति है प्रोटीन। ठीक, चलिए, निम्न में से किसका मूल उद्भव स्थान भारत नहीं है? मतलब ऐसा कौन सा फल है जो आपके सामने दिख रहा है, जैसे आम है, केला है, स्ट्रॉबेरी है, नारियल है, जिसका उद्भव स्थान भारत नहीं है? तो वो आ जाएगा प्यारे बच्चों स्ट्रॉबेरी आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भोजन को पकाते समय, चौथा प्रश्न दे रखा है, क्या दे रखा है आपके सामने है कि जो भोजन है, भोजन को पकाते समय कभी कभी बर्तन के पेंदे की बाहरी सतह काली हो जाती है, इसका अर्थ है? बिल्कुल सीधी सी बात है, आप लोगों ने कभी देखा होगा तो हम जब चूल्हा जलाते हैं और चूल्हा जलाने के बाद जैसे इसमें ये ऐसे कुछ चीजें डाल दी जाती है और ये ऊपर की ओर फ्लो निकलती है, और जब हम इस पे कोई पात्र रखते हैं तो वो कहीं ना कहीं कैसा पड़ जाता है, यहाँ पे काला पड़ जाता है। ये काला क्यों पड़ जाता है, इसका सही रीजन क्या है भैया? तो इसका जो सही रीजन है वो सही रीजन ये होगा प्यारे बच्चों कि जो है ईंधन पूर्ण रूप से नहीं जल रहा है। क्या नहीं जल रहा है? ईंधन पूर्ण रूप से नहीं जल रहा। एक चीज यहाँ पर ईंधन से रिलेटेड एक बात है, आप लोगों को पता होना चाहिए एलपीजी के बारे में, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ये जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है इसके जो अयस्क हैं उनके बारे में, एक है ब्यूटेन और एक है प्यारे बच्चों प्रोपेन। ब्यूटेन है और एक और कौन सा है? प्रोपेन है। अब ब्यूटेन और प्रोपेन है तो इसके साथ साथ एक आप लोगों को याद रखना है कि एलपीजी को लेकर ही भारत सरकार के द्वारा एक योजना स्टार्ट की गई थी। उस योजना का नाम है उज्ज्वला योजना। कौन सी योजना है? उज्ज्वला योजना। एग्जाम में पूछा जाता है उज्ज्वला योजना। कि उज्ज्वला योजना का जो संबंध है वो, उस उज्ज्वला योजना का संबंध किससे है? एलपीजी से। हालांकि एक एलपीजी की और बात मैं बता दूं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस के अलावा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसकी यदि अपन बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी प्यारे बच्चों 1991 में। ये एलपीजी अलग है, ये एलपीजी अलग है। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न है, रक्त का थक्का बनने में सहायक है कौन सा विटामिन है जिससे रक्त का थक्का बनता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी? डी नहीं, के। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसमें यदि देखा जाए तो हमने देखा था विटामिन ए जो है इसकी कमी से तो होता है रतौंधी रोग। ठीक, विटामिन सी की कमी से हमने देखा था कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है। ठीक, वहीं यदि विटामिन बी की यदि अपन बात करें तो विटामिन बी की कमी से जो रोग होता है वो होता है बेरी बेरी। अभी आपको बताया था सर बेरी बेरी क्या होता है, तो बेरी बेरी रोग में जो बच्चे होते हैं उनके हाथ पांव पतले पड़ जाते हैं, और विटामिन के इसका सही आंसर होगा जिससे रक्त का थक्का नहीं बन पाता। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पर। दूध से दही बनना कैसी प्रक्रिया है? भौतिक प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया है, तापीय परिवर्तन है, नाभिकीय परिवर्तन है? तो बताइए दूध से दही के बनने की प्रक्रिया जो है वो कैसी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्यारे बच्चों रासायनिक परिवर्तन। ठीक, अब भौतिक परिवर्तन में कैसी चीज आती है? जैसे ताप हो गया, प्रकाश हो गया, ये भौतिक है। ठीक, वहीं रासायनिक परिवर्तन में कौन सी चीज आती है? तो रासायनिक परिवर्तन में जैसे कि कहीं ना कहीं कार्बनिक, अकार्बनिक चीजें जो है वो रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आती हैं। सातवां प्रश्न है, बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन क्या है? तो बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन चावल, गेहूं, बाजरा, मक्का। तो इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर होगा प्यारे बच्चों क्या? चावल। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता है? किस विटामिन से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता? विटामिन ए, सी, बी, के? तो इसका अपने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले उत्तर देखा, तो इसका आंसर आ जाएगा विटामिन के। चलिए अगला पैटर्न है,
प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है, मतलब सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन जो है वो किस में पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा मात्रा में जो प्रोटीन पाया जाता है प्यारे बच्चों, दूध, मांस, अंडा, सोयाबीन, तो ये पाया जाता है सोयाबीन में। सोयाबीन को लेकर आप लोगों को, सभी बच्चों को एक छोटी सी बात पता होनी चाहिए, जैसे कि मध्य प्रदेश राज्य जो है, इस मध्य प्रदेश राज्य को सोया स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? सोया स्टेट। अब सोया स्टेट क्यों कहते हैं? तो सोया स्टेट कहने के पीछे रीजन ये है कि यहाँ पर किसका उत्पादन होता है भैया ज्यादा? यहाँ पर सोयाबीन का उत्पादन होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सोया स्टेट कहते हैं। ठीक। और सोयाबीन जो है कैसी फसल है? तो सोयाबीन प्यारे बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए, ये एक तिलहन वाली फसल है, ठीक, जिससे कि तेल प्राप्त होता है। चलिए 10वां प्रश्न, भिंडी में पाया जाता है फास्फोरस, विटामिन सी, विटामिन ए, ये सभी। तो इस खूबसूरत से प्रश्न की यदि अपन बात करें तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ये सभी। तो भिंडी एक ऐसी सब्जी है जिसमें ये सारी चीजें पाई जाती है, इसलिए डॉक्टर ज्यादा से ज्यादा भिंडी खाने की सलाह देते हैं। 11वां प्रश्न, भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है नींबू का, अमरूद का, आम का, पपीते का। भारत में सबसे ज्यादा किस चीज की या किस चीज का उत्पादन जाता है उन चारों में? तो प्यारे बच्चों इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आम का। क्या जाएगा? आम। आम से एक और चीज आप लोगों को, सभी बच्चों को बहुत अच्छी बात पता होना चाहिए कि आम जो है इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो क्या है? तो आम का वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक। दूसरी बात, इसके बारे में एक और प्रश्न आप लोगों को पता होना चाहिए, और वो प्रश्न यह है, फलों का राजा। फलों का राजा, फलों का राजा किसको कहा जाता है? तो फलों का राजा भी किसको कहा जाता है? आम को ही कहा जाता है। और आम की जो सबसे बड़ी प्रजाति है, यानी कि सबसे बड़ा जो आम है उसकी प्रजाति का नाम है भैया नूरजहां। कौन सी प्रजाति है? नूरजहां। नूरजहां एक आम की प्रजाति है जो मध्य प्रदेश के साउथ वाले इलाके में, यानी कि निमाड़ वाले क्षेत्र में, जैसे झाबुआ वगैरह जिला है वहां पर पाई जाती है, जिसमें कहीं ना कहीं यदि देखा जाए तो 2 से 3 किलो का एक आम होता है ये। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। निम्न में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है? किसमें ज्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है? तो ये पाया जाता है किसमें? दूध, आम, गाजर में, अंडा, मटर, मछली में, सेव, दही, मांस में, सोयाबीन, चना, मक्का। तो ज्यादातर प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में, तो इसलिए सोयाबीन, चना, मक्का। हम भोजन करते हैं और भोजन पाचन होता है। इस पचित भोजन के उपयोग पदार्थों का अवशोषण होता है कहां पर? आमाशय की दीवार में, छोटी आंत की दीवार से, वृहद आंत की दीवार से, यकृत से। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा छोटी आंत की दीवार से। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न आप लोगों के सामने, इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर दीजिए क्या होगा। प्रश्न है 14वां, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हीन जाजनी रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं, हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, स्वस्थ रहने के लिए कई दवाई के रूप में लिए जाते हैं, पेशियों का विकास कम करके ताकतवर बनाते हैं। तो इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर होगा हीन जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। 15वां प्रश्न, मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला किसको कहा गया है? मतलब जिसमें कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा चीजों का निर्माण होता है, वो किसको कहा गया है? आमाशय, आंत्र, यकृत, वृक्क। तो आप सभी बच्चों को पता होगा कि इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है यकृत। क्या है? यकृत है दोस्त, क्योंकि वृक्क जो है या किडनी जो है ये तो कहीं ना कहीं हमें यूरिन के लिए सहायक है। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन है आपके सामने। निम्न में से भोजन बनाने का सही तरीका कौन सा है? सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना चाहिए, सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना, सब्जियों को काटने और पकाने से पहले कुछ समय के लिए धूप में रखना, बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तलते हुए पकाना। अरे भाई, तलते हुए पकाने से तो बल्कि और बीमारियां बढ़ेगी। ठीक, इसलिए इस प्रश्न का सही से उत्तर है सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। अगला 17वां प्रश्न, इस 17वें प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग बताएंगे या आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं मैं, लेकिन मैं प्रश्न पढ़ देता हूं। निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की पूरी करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? वैसे आप सभी बच्चों को पता होगा कि हमारा जो ब्लड है, रक्त का जो लाल रंग होता है, रक्त का लाल रंग जो होता है वो किसकी वजह से होता है? तो प्यारे बच्चों, रक्त का लाल रंग जो होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। किसके कारण होता है? ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है,
चलिए, तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, हमें खाना चाहिए क्या, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़ खाना चाहिए दोस्त। ठीक है, 17वें का आंसर हो जाएगा ए वाला। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, बहुत खूबसूरत सा प्रश्न है, उत्तर दीजिए सभी। निम्न में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है, आम, इमली, नारियल, नीम। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग वैसे ही बता देंगे भैया, क्योंकि इसमें सबसे अलग है नीम, क्योंकि नीम जो है ये एक अलग ही चीज हो जाती है जो कड़वी होती है ये। 18वां प्रश्न कि 18वें प्रश्न में विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है। तो जस्ट अभी आप लोग पढ़ के आए हैं, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, रमन को उसके पड़ोसी ने 4 किलो आंवला उपहार में दिए, यहाँ मुरब्बा बनाने की योजना बनाता है, उसे किस तकनीक का अपनाने की जरूरत है, संरक्षण, अपघटन, परिरक्षण, पार्श्वीकरण। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा भैया परिरक्षण। चलिए आज का हमारा आखिरी प्रश्न है और इसी प्रश्न के साथ हमारी क्लास होगी समाप्त। कल इसी के आगे हम पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बारे में। ठीक है, पहले प्रश्न को देखते हैं। 20वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। कुनेन जो कि एक मलेरिया की औषधि है, सिनकोना नामक पौधे से प्राप्त होती है। चावल वानस्पतिक तेल का अच्छा स्रोत है। दालों में प्रोटीन ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। हरी पत्तीदार सब्जियां विटामिन एवं खनिज लवणों का अच्छा स्रोत है। भैया यहाँ पर इस प्रश्न का गलत है, तो गलत है बी वाला, क्योंकि चावल एक वानस्पतिक तेल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को पता है कि वानस्पतिक तेल का अच्छा स्रोत है, चावल से तेल प्राप्त ही नहीं होता है। ठीक, एक आप लोगों को बात यहां पर पता होना चाहिए कि चावल के ऊपर यदि ऐसा कर कहा जाता है कि यदि पॉलिश कर दिया जाता है, चावल के ऊपर क्या कर दिया जाता है, पॉलिश कर दें, तो कौन सा विटामिन खत्म हो जाता है, चावल के ऊपर क्या कर दे बच्चों, पॉलिश कर दी जाती है, तो विटामिन बी जो है B1 वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी की चर्चा करेंगे हम कल की क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।